हमारे यूट्यूब वेलकम। आप सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण के उद्देश्य। गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इस टॉपिक का आज हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में रीट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो, वहाँ पर इस टॉपिक से एक प्रश्न बनने की संभावना है। हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, बस रटना नहीं है, बिल्कुल ओनली फॉर समझना है आपको, और फिर उस पर आधारित प्रश्न करना है। यानी जब आप टीचिंग मेथड अच्छे से समझोगे, फिर उस पर आधारित प्रश्नों का आप टेस्ट दीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए। प्रश्नों को समझिएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पुराने जितने भी टेट हुए हैं, सी टेट हुए हैं, रीट एग्ज़ाम हुए हैं, उनके पेपर देखो आप, और वहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि टीचिंग मेथड से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार समझ पर आधारित प्रश्न आते हैं, और किस प्रकार कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो आज हम इसी कड़ी में हमने इससे पूर्व गणित का अर्थ, प्रकृति और कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाओं का अध्ययन किया, और मुझे उम्मीद है कि उस 20 परिभाषाओं में से एक न एक परिभाषा आपके एग्जाम में ज़रूर आएगी। डियर स्कॉलर, आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण का उद्देश्य। मित्रों, उद्देश्य ऐसा वांछित व्यवहार परिवर्तन होते हैं जो शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से लाए जाते हैं, और इनके दो प्रकार होते हैं। यानी उद्देश्य एक ऐसा वांछित व्यवहार परिवर्तन है जिसको हम शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा लाते हैं, और इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य, जिसको हम शैक्षिक उद्देश्य भी कहते हैं, और दूसरा जो प्रकार है वो विशिष्ट उद्देश्य है। अब सामान्य उद्देश्य क्या होता है और विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, दोनों को हम समझेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य के बारे में। विद्यार्थियों, ऐसे उद्देश्य जिनका क्षेत्र व्यापक होता है तथा जो दीर्घ अवधि के पश्चात ही प्राप्त होते हैं। यानी सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य हैं जिनका क्षेत्र व्यापक होता है, यानी बहुत बड़ा इनका एरिया होता है, ये बहुत बड़े होते हैं, और इनका जो अवधि होती है वो दीर्घ होती है। यानी अगर एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाता है तो उसका उद्देश्य जो ये सामान्य उद्देश्य है वो पूरे साल का होगा। सामान्य उद्देश्य एक शिक्षक के लिए, उस कक्षा के लिए पूरे साल का होगा, जबकि विशिष्ट उद्देश्य हर दिन के हो सकते हैं, सप्ताह के लिए हो सकता है, एक महीने के लिए हो सकता है। तो सामान्य उद्देश्य क्या है? दीर्घकालीन होते हैं, बड़ी अवधि के लिए होते हैं, और बड़ी अवधि के बाद ये प्राप्त होते हैं हमें। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य हमें कक्षा की गतिविधि के साथ रोजाना प्राप्त होते रहते हैं। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य की प्रकृति सैद्धांतिक एवं दार्शनिक होती है। वह दैनिक शिक्षण से इनका अप्रत्यक्ष संबंध होता है, और दैनिक शिक्षण से इनका क्या होता है? अप्रत्यक्ष संबंध होता है। दोस्तों, जो ब्लूम है उन्होंने जो शैक्षिक उद्देश्य के बारे में, सामान्य उद्देश्य के बारे में जो कहा है वो कथन क्या है? ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य केवल ऐसे लक्ष्य मात्र ही नहीं होते जिनके आधार पर पाठ्यक्रम की रचना की जाती है तथा शिक्षण के लिए निर्देश प्राप्त किए जाते हैं, बल्कि वे मूल्यांकन की तकनीकों की रचना एवं प्रयोग के निर्देश भी प्रदान करते हैं। यानी शैक्षिक उद्देश्य केवल ऐसे लक्ष्य मात्र ही नहीं है कि जिनके आधार पर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं है। ये शिक्षण के लिए निर्देश प्राप्त किए जाते हैं, बल्कि वे मूल्यांकन की तकनीकों की रचना एवं प्रयोग के निर्देश भी प्रदान करते हैं। यानी शैक्षिक उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के द्वारा मूल्यांकन प्राप्त करते हैं, निर्देश प्राप्त करते हैं, और प्रयोग के
निर्देश भी प्रदान करते हैं। अब अगर एक सामान्य परिभाषा में अगर मैं समझाऊं तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है विद्यार्थियों। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं व्यापक होते हैं और ये दीर्घकालीन मतलब पूरे साल के लिए होते हैं। यानी आप अगर एक कक्षा में पढ़ाते हो तो आपका सामान्य उद्देश्य क्या होगा कि बच्चों का तार्किकीकरण करना, और विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा डेली का आपको गणित के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देना। चलिए विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। दोस्तों ऐसे उद्देश्य जिनका क्षेत्र सीमित होता है तथा जिनकी प्राप्ति एक कालांश अथवा सीमित समय में हो जाती है। यानी इनका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और ये एक कालांश या 2 कालांश या सप्ताह भर में इनकी प्राप्ति हो जाती है। यानी एक बालक को गुणा सिखाना है, भाग सिखाना है, तो ये क्या है विशिष्ट उद्देश्य है। लेकिन उस बालक की तार्किकीकरण की क्षमता विकसित करना, उसके अंदर गणितीयकरण की क्षमता विकसित करना, ये क्या है सामान्य उद्देश्य है। इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है तथा दैनिक शिक्षण से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी ये रोजाना जो हम कक्षा में पढ़ाते हैं उन्हीं से इनका डायरेक्ट संबंध होता है। एक अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहा है तो उसको विशिष्ट उद्देश्य उसी दिन उसको प्राप्त हो जाएगा या फिर अगले दिन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सामान्य उद्देश्य उसको कई महीनों बाद प्राप्त होगा। दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया तथा मूल्यांकन की प्रविधियों को सीधे ही प्रभावित करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं बालक की सीखने की प्रक्रिया को सीधा प्रभावित करते हैं और मूल्यांकन की प्रविधियों को भी सीधा क्या करते हैं ये प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है, अब हम कुछ शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है। विद्यार्थियों कुछ शिक्षाविदों का मानना था कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है जिसे मूल्यांकन प्रणाली कहते हैं तथा इसके तीनों ध्रुव निम्न प्रकार दर्शाए जाते हैं। यानी कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है ये त्रिध्रुवीय होती है जिसे मूल्यांकन प्रणाली कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव होते हैं, कौन कौन से? पहला जो होता है उद्देश्य, दूसरा हम कह सकते हैं साधन या शिक्षण अधिगम अनुभव, और तीसरा जो इसका मूल्यांकन जिसे हम साक्ष्य या प्रमाण कह सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो पहला ऑब्जेक्ट, फिर टूल्स और फिर एविडेंस। यानी सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे और फिर शिक्षण अधिगम अनुभव का उपयोग करते साधनों का उपयोग करते हुए हम शिक्षण अधिगम अनुभव प्राप्त करेंगे और फिर अंत में उसका क्या करेंगे हम प्रमाण के माध्यम से उसका क्या करेंगे मूल्यांकन करेंगे। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है और इसके तीनों ध्रुव कौन कौन से हैं? उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। नेक्स्ट, विद्वानों ब्लूम साहब जो गणितज्ञ थे उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है और उनके अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार है उसको हम पढ़ेंगे। ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों के सापेक्ष शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए निम्न प्रकार से उनकी अवधारणाएं प्रस्तुत की है। यानी ब्लूम साहब ने शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्यों को व्यवहार के तीनों पक्षों के हिसाब से वर्गीकरण किया है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष की दृष्टि से क्या उद्देश्य होंगे, भावात्मक पक्ष की दृष्टि से क्या उद्देश्य होंगे और क्रियात्मक पक्ष की दृष्टि से क्या उद्देश्य होंगे। सबसे पहले हम
ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव फील्ड। दोस्तों यहाँ से अब आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना है। ये जो ब्लूम साहब का वर्गीकरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में। दोस्तों व्यवहार के इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने 1956 में किया। सबसे पहला प्रश्न आपका यहीं से बनेगा कि व्यवहार के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बीएस ब्लूम ने कब किया, 1956 में। इन उद्देश्यों का संबंध व्यक्ति के मानसिक अथवा बौद्धिक क्षमताओं से होता है तथा ये सरल से कठिन की ओर इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि निचले स्तर का उद्देश्य सीख लेने या प्राप्त कर लेने के बाद ही अगले उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है। यानी जो ज्ञानात्मक पक्ष है, इन उद्देश्यों का संबंध व्यक्ति की मानसिक क्षमता से, उसकी बौद्धिक क्षमता से। अगर एक बालक सबसे निचले स्तर को सीखेगा तो फिर वो उसके अगले स्तर को सीख पाएगा। मैं आपको इसको गणित से जोड़कर बताता हूँ। अगर एक बालक को गणित सीखना है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको संक्रिया ज्ञान और संख्या ज्ञान का पता होना चाहिए। सबसे पहले उसको संख्याओं के बारे में ज्ञान होना होगा। जब बालक संख्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उसको फिर संक्रिया ज्ञान हम देंगे और फिर उसके बाद वो आगे से आगे गणित के अन्य पदों तक बढ़ेगा। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का संबंध व्यक्ति के मानसिक अर्थात बौद्धिक क्षमताओं से होता है तथा ये सरल से कठिन की ओर इस प्रकार व्यवस्थित किए गए कि निचले स्तर का उद्देश्य सीख लेने पर ही अगले उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है। यानी बालक अगर निचले स्तर का उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है तो उससे अगले स्तर के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। दोस्तों ब्लूम ने इस पक्ष के अंतर्गत कुल 6 उद्देश्य बताए। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ब्लूम साहब ने टोटल 6 उद्देश्य बताए हैं और इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है कि ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम साहब के अनुसार कितने उद्देश्य हैं। 6 हैं। और एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनेगा कि इसमें से कौन सा ब्लूम साहब का ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य नहीं है, तो आपको इन सब क्या है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। विद्यार्थियों ज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 उद्देश्य हैं उसमें से सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा आपका अनुप्रयोग है, चौथा आपका विश्लेषण और 5वां संश्लेषण और अंतिम है मूल्यांकन। सबसे पहले हम ज्ञान को पढ़ेंगे। यानी ज्ञानात्मक पक्ष का पहला उद्देश्य क्या है, ज्ञान। यहां पर ज्ञान का तात्पर्य क्या है, सूचनाओं, संपत्तियों और पदों की जानकारी अर्जित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनः स्मरण करना। यानी यहाँ पे ज्ञान का तात्पर्य है कि सूचना का जानकारी होना, बालक को संपत्ति की जानकारी होना, गणितीय पदों की जानकारी होना और आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनः स्मरण कर लेना। यानी एक बालक को अगर हम ये पूछें कि 2 का पहाड़ा सुनाइए, अगर उस बालक को 2 का पहाड़ा याद है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर यह ज्ञान का उद्देश्य पूरी हो गई। दूसरा दोस्तों है अवबोध। जो ज्ञान प्राप्त किया गया है उसकी समझ विकसित करना, इसके अंतर्गत तुलना, अंतर, वर्गीकरण, संबंध स्थापित करना आदि आते हैं। दोस्तों आपको इन सारे शब्दों को याद रखना है। सूचना की जानकारी होना, संपत्ति की जानकारी होना, तो इसका कौन से उद्देश्य से संबंध है, तो ज्ञान से है। लेकिन तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना और 2 वस्तुओं में संबंध स्थापित करना, तो वहां पे आपका क्या होगा, अवबोध होगा। नेक्स्ट तीसरा जो उद्देश्य दोस्तों वो है अनुप्रयोग। प्राप्त किए गए तथा समझे गए
ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना तथा रूपांतरण करना। तीसरा उद्देश्य है अनुप्रयोग या ज्ञानोपयोग। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग करना। समझे गए ज्ञान का विभिन्न परिस्थिति में इसका क्या करना, उपयोग करना ही अनुप्रयोग है। यानी अगर आपने रोटी बनाना सीखा तो आपने अब आप क्या कर रहे हो, अपने घर पे रोटी बना रहे हो तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, अनुप्रयोग कर रहे हो। सीखना आपका ज्ञान है। और चौथा जो उद्देश्य है वो है दोस्तों विश्लेषण। आत्मसात किए गए ज्ञान के अलग अलग खंडों पर विचार करना तथा उन पर समझ बनाना। जो हमने ज्ञान को आत्मसात किया है उसके ऊपर क्या, उसको खंडों में, अलग अलग खंडों पर बांट कर उस पर विचार करना और फिर उसमें अपनी समझ पैदा करना। और पांचवा है संश्लेषण। विभिन्न सूचनाओं को संगठित करना और विभिन्न प्रकार के तथ्यों से एक ढांचा बनाना अर्थात नया ज्ञान सृजित करना। यानी आपने जो विभिन्न सूचनाओं का इकट्ठा किया है, प्राप्त किए, उन सबको मिलाकर एक नए ज्ञान का निर्माण करना, यह विश्लेषण। और संश्लेषण में हम क्या करते हैं, संश्लेषण में हम क्या करते हैं, एक ज्ञान की ढांचे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर फिर हम उसको समझते हैं। लेकिन विश्लेषण में हम क्या करेंगे, ढांचे को, संश्लेषण में क्या करेंगे, हम ढांचे को इकट्ठा करेंगे और विश्लेषण में हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, टुकड़ों में बांट रहे हैं। अंतिम आपका जो उद्देश्य है वो दोस्तों है मूल्यांकन। आत्मसात की गई विषय वस्तु की जांच करना कि उसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, ये आपका क्या है, अंतिम मूल्यांकन है। यानी जो आपने आत्मसात वस्तु की है उसकी जांच करना कि ये आपके लिए कितना, आपने किस स्तर तक उसको समझा है, किस सीमा तक प्राप्त किया है। दोस्तों दूसरा जो पक्ष है वो आपका है भावात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष है, भावात्मक पक्ष। अब हम भावात्मक पक्ष की बात करें। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण 1966 में कर्तवाल तथा मसीहा ने किया। यानी प्रश्न ये बन सकता है कि भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, तो कर्तवाल और मसीहा ने। कब किया, 1966 में। और ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, बीएस ब्लूम ने किया 1956 में। इन उद्देश्यों का संबंध भावात्मक क्षेत्रों जैसे रुचि, मूल्य, प्रेरणा, उत्साह तथा दृष्टिकोण से होता है। इस क्षेत्र के शिक्षण उद्देश्य निम्न प्रकार होते हैं। पहला दोस्तों है आग्रहण, रिसीविंग। इसके अंतर्गत बालकों को प्रेरित करना होता है ताकि वे विषयगत मूल्यों को ग्रहण करने की इच्छा जागृत करें। यानी बालक को इस प्रकार प्रेरित करना है कि ताकि वो विषय वस्तु के संबंधित तथ्यों को ग्रहण करने की इच्छा प्रकट कर सके, जागृत कर सके। नेक्स्ट, आग्रहण जैसे प्रश्न पूछना, स्वीकार करना, अनुसरण करना, ये सारे क्या है, आग्रहण है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है अनुक्रिया, रिस्पॉन्ड। दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना, जैसे आज्ञा पालन करना, उत्तर देना। यानी एक पिता अपने बालक को कुछ काम करने की आज्ञा देता है और बालक अगर उस आज्ञा का पालन करता है तो इसका मतलब उसने अनुक्रिया उद्देश्य की उसके अंदर प्राप्ति हो चुकी है। नेक्स्ट है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। किन्हीं विशिष्ट मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करना। और नेक्स्ट है संगठन, या हम कह सकते हैं व्यवस्थापन। पूर्व अनुभवों को संगठित करना तथा गत अनुभवों एवं वर्तमान अनुभवों को जोड़कर सामान्य सिद्धांत बनाना, जैसे सामान्यकरण। यानी एक बालक को किसी चीज के बारे में पूर्व में क्या अनुभव था और अभी वर्तमान में वो क्या अनुभव कर रहा है, दोनों को मिलाकर एक संगठन बनाएगा, एक ढांचा बनेगा और उसको अपने दिमाग में क्या करेगा, आत्मसात कर देगा। और अंतिम जो मूल्य है विद्यार्थियों वो है चरित्रीकरण। व्यक्तिगत तथा सामाजिक मूल्यों के समन्वय से विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न करना। इसके अंतर्गत अपनाए गए मूल्य व्यक्ति के व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। इन अंतिम में व्यक्तिगत तथा सामाजिक मूल्यों को समन्वय कर एक विशिष्ट व्यवहार बनाना और फिर उसके अंतर्गत अपनाए गए मूल्य व्यक्ति के व्यवहार का क्या करेंगे, निर्माण कर देंगे और उस व्यवहार का हिस्सा बन जाएंगे।
दोस्तों जो अंतिम पक्ष आता है वो आता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष या हम यूँ कह सकते हैं भावात्मक पक्ष, सॉरी मनोगत्यात्मक पक्ष। व्यवहार के इस पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन ने 1969 में किया। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया है? सिम्पसन ने किया। कब किया? 1969 में किया। मित्रों, आपको तीनों पक्षों का वर्गीकरण किसने किया और कब किया? कब किया इसका प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन किसने किया इसका प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपके भी आ सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। व्यवहार के इस पक्ष का संबंध शारीरिक कौशलों से होता है, जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, तथा इस पक्ष में उद्देश्यों की प्राप्ति व्यक्ति गति युक्त व्यवहार करता है। यानी जो क्रियात्मक पक्ष के इसका जो संबंध होता है वो शारीरिक कौशल से होता है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है? अभ्यास करता है। और व्यक्ति क्या गति युक्त मतलब व्यवहार करता है, वो अपने कौशल का उपयोग करता है, शारीरिक कौशलों का उपयोग करता है। इस पक्ष के अंतर्गत निम्न उद्देश्य आते हैं। पहला जो दोस्तों आपका है अनुकरण। इस उद्देश्य की प्राप्ति में व्यक्ति पुनरावृत्ति करता है, और व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक कौशल का यह प्रथम अनिवार्य कौशल है। यानी अनुकरण करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा? बार बार पुनरावृत्ति करेगा। तो किसी का अनुकरण करने के लिए उस चीज का बार बार क्या करेगा? पुनरावृत्ति करेगा। और ये व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक कौशल का प्रथम अनिवार्य कौशल है। दूसरा दोस्तों है कार्य करना। इस उद्देश्य के अंतर्गत निर्देशों का पालन करते हुए उनके अनुसार कार्य किया जाता है। और नेक्स्ट है नियंत्रण, परिशुद्धता। इस क्रियात्मक उद्देश्य में अभ्यास द्वारा क्रिया की गलतियों को कम करने की आदत का विकास किया जाता है। दोस्तों कार्य करने में हम क्या करेंगे? आपको एक विशिष्ट निर्देश प्राप्त होंगे और आप उसी निर्देशों को फॉलो करते हुए किसी काम को पूरा करेंगे। लेकिन नियंत्रण में क्या होता है? इसमें आपको अभ्यास द्वारा आपने जो पिछली बार गलती की है उस गलती को आपको क्या करना है? धीरे धीरे कम करना है, और अंत में आपको बिल्कुल परिशुद्ध हो जाना है, एकदम शुद्धता के साथ आपको कार्य करना है। नेक्स्ट, अंतिम जो आपका है वो है समन्वय। समन्वय या समायोजन कह सकते हैं, या इसको जोड़बंदी कह सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। कई क्रियाओं को एक साथ करना। दोस्तों इसको मैं आपको समझाता हूं कि एक व्यक्ति जब साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू शुरू में उसको साइकिल चलाने के लिए उसको हैंडल का कंट्रोल अलग से सीखना पड़ता है और पेडल मारने के लिए अलग से। यानी एक बालक को, एक व्यक्ति को साइकिल सिखाने के लिए उसका बड़ा भाई उसकी साइकिल को पीछे से पकड़ता है और वह क्या करता है? पेडल मारना सीखता है। फिर उसके बाद वो अपने हाथों का कंट्रोल करना सीखता है। और अगर बाइक चलाना सीखना है तो वहाँ पे आपको गियर का भी कंट्रोल करना, रेस, क्लच। और कार चलाने के लिए आपको इन सारे ब्रेक, क्लच, रेस, इन सभी का एक साथ। और जब बालक जब सीखता है तो वो इनका अलग अलग प्रयोग करके सीखता है, और कई बार गिरता है, कई बार वापस खड़ा होता है और चलाता है। और अंत में जब वो इस क्रिया को सीख लेता है, जब वो कार चलाना सीख लेता है, तो सारी क्रियाओं को वो अपने माइंड से क्या कर रहा है? एक साथ कंट्रोल कर रहा है। अब उसको अलग से देखने की, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रेक कब लगाना है, कब रेस मारना है, कब क्लच लगाना है। अब वह एक साथ अपने आप उसका दिमाग क्या कर रहा है? अपना आप, उसके हाथ अपना आप काम कर रहे हैं कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ पे क्लच छोड़ना है, कहाँ क्लच पकड़ना है। तो समन्वय का मतलब यही होता है कि कई सारी क्रियाओं को एक साथ करना। और अंत में जो है स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। ये क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है जिसमें व्यक्ति यांत्रिक रूप से कार्य करना सीख जाता है। अब जब बालक, एक व्यक्ति कार चलाना सीखता है, जब वो पूरी तरह से उस कार को चलाना सीख जाता है तब उसके अंदर क्या आ जाता है? यांत्रिकी आ जाती है। रोबोट की तरह वो काम करता है। उसका हाथ अपने आप को देख बातें कर रहा है और फिर क्या साथ में कार भी चला रहा है। एक महिला टेलर है जो कपड़े सिलती है। शुरू शुरू में उसको कपड़े सिलने में बहुत कठिनाई आती है, लेकिन जब वो उसके ऊपर उसकी पकड़ बन जाती है तो फिर वो बातें करती करती अपने काम करती है साथ में, यानी बातें भी कर रही है और कपड़े भी सिल रही है। तो ये इसका अंदर क्या आया? उसके अंदर यांत्रिकी आ गई है, यानी वो एक मशीन बन गया है, उसके स्वभाव में आ गया है।
दोस्तों अब हम व्यवहार परिवर्तनों के सापेक्ष गणित सेक्शन के कुछ उद्देश्य पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि अभी इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।